हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो आज की क्लास में बात करेंगे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की आपस में तुलना करेंगे कि उनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों की तुलना करेंगे आप। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्थिर वैद्युत बल किन किन में होता है। तो जब भी कभी हम दो आवेशों की बात करते हैं तो उनके बीच में स्थिर वैद्युत बल लगता है और उस आवेश में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। तो देख सकते हैं, मान के चलें ये कोई आवेश है Q1 और ये कोई आवेश है Q2, जिनके बीच की दूरी है स्मॉल r, और एक वस्तु का द्रव्यमान है m1 और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है m2, और ये दोनों ही वस्तुएं वायु में रखी हुई हैं, यानी ये माध्यम है वायु। तो अब हमें पता है कि कोई प्रोटॉन है, उसका एक द्रव्यमान होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और उस प्रोटॉन पे आवेश भी होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी प्रोटॉन जो है उसका द्रव्यमान भी है, आवेश भी है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर दो प्रोटॉनों के बीच में बात करें तो दोनों ही बल लगेंगे, क्योंकि द्रव्यमान होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और आवेश होने की वजह से उनके बीच में वैद्युत बल लगेगा। या दो इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। वैसे 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, लेकिन 9 लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी वैद्युत बल होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान भी होता है, तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा। तो देखें, ये हमने फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ रखा है और ये मैंने अपनी एक वीडियो में पढ़ा दिया है कूलम के नियम में। तो वैद्युत बल क्या होता है, दो आवेशों के बीच में लगता है। तो Fe यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ एप्सिलॉन 0 है, यानी निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता लगाई है, क्योंकि यहाँ जो माध्यम है वो वायु है। अगर कोई और माध्यम होता तो उसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन लगा देते, क्योंकि एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जबकि एप्सिलॉन किसी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। और दोनों आवेशों का गुणनफल अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r, उसका वर्ग, ये हमने पहले पढ़ रखा है। और ये भी पढ़ रखा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो कांस्टेंट है, ये नियतांक है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही इन दोनों आवेशों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं और इसको Fg से डिनोट करते हैं। तो Fg बराबर, यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो था 1/4πε0 और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है कैपिटल G, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है दोनों आवेशों का गुणा, यहाँ है दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल। देख सकते हैं दोनों में कनेक्शन क्लियर बन रहा है, यहाँ दोनों आवेशों में गुणनफल है, यहाँ दोनों द्रव्यमानों में गुणनफल है, अपॉन बीच की दूरी का वर्ग यहाँ भी है, यहाँ पे भी है r²। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है जो क्लास 11th में हमने पढ़ रखा है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी ये वैल्यू पता होनी चाहिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं, कुछ समानताएं और असमानताएं ये फॉर्मूले भी बताएंगे, कुछ और भी बातें हैं। तो देखते हैं, बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहले दोनों बलों के बीच में समानताएं समझते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं दोनों बलों में। तो पहला पॉइंट है कि दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं ये दोनों बल। दोनों ही बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, जैसा कि फॉर्मूले में हमें दिखाई दे रहा है कि यार r² यहाँ पर भी है और r² यहाँ पर भी है। r हो गई दोनों आवेशों या दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, और दूरी के वर्ग r², और व्युत्क्रम मतलब ये है कि ये फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r², यानी व्युत्क्रमानुपाती है r², यानी हर में है, डिनोमिनेटर में है नीचे, इसलिए ये वैद्युत बल के व्युत्क्रमानुपाती है दूरी का वर्ग, और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के भी व्युत्क्रमानुपाती है दूरी का वर्ग। इसलिए जो पहला पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि दोनों ही बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, यानी दोनों बलों में ये एक समानता
है। दूसरी बात करते हैं, सेकंड क्या है इनमें दोनों में समानता है, वो ये है कि दोनों ही बल केंद्रीय बल हैं और संरक्षी बल हैं। तो समझते हैं यार केंद्रीय एवं संरक्षी बल क्या है। तो केंद्रीय बल वो बल होते हैं जो एक ही रेखा में लगते हैं। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि वैद्युत बल तब लगता है इन दोनों आवेशों के बीच में अगर ये दोनों आवेश विजातीय आवेश हुए, विपरीत जाति के हुए, तो दोनों में आकर्षण बल लगेगा, और दोनों अगर सजातीय हुए, समान जाति के हुए, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो चाहे आकर्षण बल लगे यानी एक दूसरे के निकट ये आवेश जाए, चाहे इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगे एक दूसरे से दूर जाएं, दोनों ही स्थितियों में जो बल लगेंगे, वैद्युत बल लगेगा, वो इसी रेखा पर लग रहा है। आप देख सकते हैं इसी रेखा पर लग रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों ही बल, ये जो वैद्युत बल है ये केंद्रीय बल है, क्योंकि इसी रेखा पर बल लग रहा है। या तो दोनों में आकर्षण लगेगा तो ऐसा लग रहा है, ये आकर्षण बल है, एक ही लाइन पे लग रहा है, या दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो भी एक ही लाइन पे, उसी वाली लाइन पे लग रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट तक होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैद्युत बल है, ये केंद्रीय बल है, समझ में आ गया। बिल्कुल वैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल इसी रेखा पर लगता है। और एक बात और याद रखना जो कि दोनों बलों की असमानताओं में है, पहला कि वैद्युत बल जो है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति का होता है, यानी विपरीत आवेश होंगे तो दोनों बलों में आकर्षण बल लगेगा, मतलब आकर्षण प्रकृति होगी, और समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण प्रकृति होगी। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का ही होता है, मतलब हमेशा दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होगा उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा उनकी तरफ ही लगेगा, एक दूसरे के निकट ही वो दोनों द्रव्यमान जाना चाहेंगे। तो यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि यार वैद्युत बल होगा तो या तो दूर जाएंगे या एक दूसरे के पास आएंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण तब भी इसी रेखा पर लग रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो आकर्षण प्रकृति का है तब भी इसी रेखा पर लग रहा है। तो एक ही रेखा पर लग रहे हैं, यानी दोनों ही बल केंद्रीय बल हैं। नेक्स्ट बात समझते हैं संरक्षी बल क्या है, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो संरक्षी बल होने का मतलब ये है कि दोनों ही बल किसी मार्ग पर निर्भर नहीं करते, किसी भी मार्ग पर निर्भर नहीं करते। दो वस्तुएं हैं जिनका कुछ आवेश है, जिनके बीच की कुछ दूरी है, हाँ माध्यम पर निर्भर कर रहा है वैद्युत बल, पर मार्ग पर निर्भर नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है संरक्षी बल में कि डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे हमने उसमें पढ़ते हैं, जैसे घर्षण बल वगैरह पढ़ते हैं, उनमें क्या होता है कि जब मैं इस वस्तु को रगड़ूं, आगे ले जाऊं किसी दूसरी वस्तु से, जब घर्षण होता है तो मार्ग पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है उस मार्ग पर, रास्ते पर ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करते। ये दोनों बल सिंपली लगेंगे, सामने ही लगेंगे, किसी भी मार्ग पर निर्भर नहीं करेंगे। ये नहीं है कि दोनों के बीच में बल कुछ ऐसे कोई अपना मार्ग बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोनों ही बल संरक्षी बल हैं। नेक्स्ट बात समझते हैं दोनों बलों में असमानताएं क्या क्या हैं। तो इसमें 3 असमानताएं हैं, देख सकते हैं। पहली असमानता तो वही जो मैंने आपको पहले बता दी है कि वैद्युत बल जो है वो दोनों ही प्रकृति का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा ही आकर्षण प्रकृति का होता है, दो द्रव्यमान सदैव एक दूसरे की ओर जाना ही चाहेंगे। तो यहाँ से एक निष्कर्ष और हमें मिल गया, क्योंकि वैद्युत बल 2 प्रकृति के हैं तो आवेश भी 2 होते हैं, यानी वैद्युत आवेश भी 2 प्रकार के होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल सदैव एक ही प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, इसलिए जो द्रव्यमान होता है वो एक ही प्रकार का होता है। नेक्स्ट बात समझते हैं, सेकंड असमानता दोनों बलों की, वो ये है कि वैद्युत बल तो माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये है कि अगर यहाँ वायु की जगह जल होता, वाटर होता, तो वैद्युत बल कुछ और होता, चेंज हो जाता, चाहे आवेश वही होते, दूरी भी वही होती, यानी Q1 Q2 R सेम होता। 1/4πε0 तो फिक्स है, Q1 Q2 और R सेम होता, तब भी
आप सिर्फ यही मत समझना कि इलेक्ट्रिक फोर्स केवल आवेशों पे, दूरी पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इन दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है उस पर भी निर्भर कर रहा है। तो वायु में अलग फोर्स होगा, जल में अलग फोर्स होगा, किसी और माध्यम में अलग फोर्स होगा। तो ये है कि यह माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये किसी भी माध्यम पर भी निर्भर नहीं करता। अगर दो द्रव्यमान वायु में हैं तो भी उनके बीच में उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, निर्वात में है तो भी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, पानी में है दो वस्तु हैं तब भी उनके बीच में उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, या किसी भी माध्यम में हो तब भी अगर उनके बीच की दूरी नियत हो और आवेश उनका द्रव्यमान फिक्स हो तब भी उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो फिक्स लगेगा, उतना का उतना ही रहेगा। यानी कहने का ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करते। अगली बात समझते हैं, तीसरा इनमें दोनों बलों में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या है। ये जो वैद्युत बल होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है इस गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। तो अगला पॉइंट है कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। कितना ज़्यादा शक्तिशाली? दोगुना बहुत बड़ी चीज़ होती है, दोगुना भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप मेरे को 100 रुपये दें, मैं आपको 200 रुपये दे दूँ तो एक बहुत बड़ा चेंज आ गया कि भाई जितने लगाए उतने मिल गए हैं। आपने 10,000 दिए, मैंने 20,000, आपने 1 लाख दिए, मैंने 2 लाख, आपने 10 करोड़ दी, मैंने 20 करोड़। मतलब एक वो है कि यार दुगनी बहुत बड़ी बात है। पर यहाँ जो वैद्युत बल है वो दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना नहीं, 100 गुना भी नहीं, 10 की घातों में इतने गुना होता है। मतलब अरबों खरबों से भी ऊपर इतने गुना अधिक होता है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। और उसको हम 10 टू द पावर्स के रूप में बता सकते हैं, ना कि दुगना तिगुना में। तो देखें, एक पॉइंट है कि दो प्रोटॉनों के बीच में जो वैद्युत बल होता है वो 10 की घात 36 गुना होता है। दो प्रोटॉनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स Fe बराबर 10 टू द पावर 36 इंटू Fg, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 36 गुना है ये वैद्युत बल। या ये कह लो कि गुरुत्वाकर्षण बल में 10 टू द पावर 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो निकल के आएगा। ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो वैद्युत बल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो 10 टू द पावर 43 गुना, 10 की घात 43 गुना होता है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। तो अब बात करते हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच में जो वैद्युत बल है वो 10 की घात 36 गुना ज़्यादा है उन दोनों प्रोटॉनों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से। तो कैसे है, एक बार देखते हैं, मैं इसे प्रूफ करूँगा। तो जैसे ये दोनों, यहाँ पे दोनों प्रोटॉन ले लिए और दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 मीटर हमने मान ली है। हमें पता है कि यार प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, Q = इतना दे रखा है। और दोनों प्रोटॉनों का द्रव्यमान भी रखेंगे तो हमें पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम होता है। और ये जो बीच की दूरी है r, ये है 1 मीटर। अब प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना कैसे है। तो मान के चलो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स 5 गुना ज़्यादा होता गुरुत्वाकर्षण बल से, सपोज करके मैं कहता कि यार दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल 3 न्यूटन है और इलेक्ट्रिक फोर्स 5 गुना ज़्यादा है, तो कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा 15 न्यूटन। तभी तो समझ में आ रहा है कि यार इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 5 गुना ज़्यादा है। यानी कि कितने गुना है ये पता करने के लिए क्या मैं Fe/Fg निकाल लूँ? तो 15/3 करूँगा तो 5 गुना निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? बात समझ में आ रही है ना? यहाँ से क्लियर हो गया कि यार इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रैक्टिकली 5 गुना ज़्यादा है। यानी Fe/Fg निकाल लूँगा तो ये समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो निकालते हैं Fe/Fg। देखिए, तो यहाँ से निकाल के देखते हैं। तो यार Fe/Fg निकालेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालेंगे, तुलना करेंगे। तो हमें पता है वैद्युत बल का फॉर्मूला 1/4πε0, क्योंकि दोनों वायु में हैं, दोनों प्रोटॉन हमारे हमने वायु में मान लिए हैं, क्योंकि ये जो वैद्युत बल है ये माध्यम पर निर्भर करता है, इसलिए माध्यम भी लिख लेना जरूरी है।
फिर दोनों आवेशों का गुणनफल। हमें ये बात पता है कि अगर दोनों ही आवेश प्रोटॉन हैं तो दोनों ही आवेश समान होंगे कि नहीं, यानी जो Q1 है वही Q2 होगा, और दोनों को ही मैंने Q मान लिया है। तो वैसे हम करते थे Q1 इंटू Q2 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कैपिटल G, और दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल। अब हमें ये भी पता है कि यार प्रोटॉन का द्रव्यमान और इस वाले प्रोटॉन का द्रव्यमान भी बराबर होगा, यानी M1 और M2 भी बराबर होंगे। तो दोनों को मैंने मान लिया है M। तो यहाँ लिख लो, फिलहाल फॉर्मूला लिख देते हैं M1 M2 अपॉन R²। तो चाहे इनके बीच में वैद्युत बल लगे, चाहे इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगे, दोनों ही सिचुएशन में जो बीच की दूरी R है 1 मीटर, वो दोनों में बराबर है। तो R² से R² यहीं से कैंसिल कर दी। अब 1/4πε0 जो है इसकी वैल्यू रख दो 9 × 10⁹ इंटू दोनों आवेशों का गुणनफल। पता है यार दोनों पे सेम आवेश है क्यों, तो गुणनफल करेंगे तो एक बार ये, फिर मल्टीप्लाई दोबारा यही। तो क्यों ना हम इसका स्क्वायर कर दें, 1.6 × 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो एक बार इसका स्क्वायर कर दे रहे डायरेक्ट अपॉन, यहाँ कैपिटल G की वैल्यू वो होती है 6.6 × 10⁻11, वैसे 6.67 फिलहाल 6.6 लिख ले रहे हैं। और दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल पता है यार, दोनों प्रोटॉन है, दोनों का द्रव्यमान M माना है। तो जब दोनों का 2 बार मल्टीप्लाई इसी का करेंगे तो क्यों ना इसका स्क्वायर कर लें। तो देखें 1.6 × 10⁻27 का स्क्वायर। नेक्स्ट बात समझें बड़े ध्यान से, अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो। तो आप लोगों को पता है यार 1.6 का स्क्वायर इधर भी है और 1.6 का स्क्वायर इधर भी है, भाई होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो दोनों का स्क्वायर है। तो 1.6 के स्क्वायर से 1.6 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 9/6.6 × 10⁻, सोचो ये -11 है, जो ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएगा, और 11 और 9 जब हम जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20। भाई 10 की घात 11 और 9, ये 10 की घात 11 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 11 और 9 20, तो 10⁻20। और ये और देखें 10⁻, माइनस पावर पे पावर है, मतलब घात पे घात हो तो उसका आपस में गुणा होता है, तो 19 दूनी 38, तो 10 की घात -38 ये हो गया, अपॉन ये 27 दूनी 54, ये हो गया 10 की घात -54 -54। अब क्या करेंगे 9/6.6 × 10⁻, ये 54 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 54 और 20 दोनों जुड़ जाएंगे प्लस प्लस के, तो 54 और 20 74, और 10 की घात -38। क्लियर है। नेक्स्ट बात समझते हैं, 9/6.6 × 10⁻, इसमें से इसको घटा दो, जब आधार समान हो तो घातें आपस में सिंपली जुड़ जाती हैं। तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो 74 में से 38 घटेंगे तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ 6 बचे, 6 में से 3 गया 3, 6.6 से 9 में भाग देंगे 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग। पर यहाँ जो मेन है वो 10⁻36 बचा, यानी लगभग कितने गुना आ गई, 10 की घात 36 गुना। मतलब यहाँ से हमें बात समझ में आ गई कि जो दो प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 36 गुना ही है। और ये 10 की घात 36 गुना समझ रहे हैं आप कितना होगा, 0001 के बाद 36 लगा दो, मतलब अगर मैं 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 बस 6 जीरो लगा के देख रहा हूँ कितना बन रहा है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 6 जीरो लगा के 10 लाख हो गया। और 10 लाख गुना कितना होता है समझ सकते हैं, मतलब 10 की घात 6 है तो 10 लाख है, तो 10 की घात 36 सोचो कितने गुना ज़्यादा होगा, मतलब वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितने गुना ज़्यादा होगा, अनुमान लगा लो। चलो, तो ऐसा ही एक और है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, जो मैंने पॉइंट लास्ट लिखवाया था कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो वैद्युत बल है वो 10⁻43 गुना होता है, 10 की घात 43 गुना होता है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। तो देखते हैं, दो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ठीक है साहब, ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, और मान लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की कुछ दूरी हमारी r है।
यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं था 1 मीटर ही मानो, यहाँ आर को आर ही रहने देते, तब भी यहाँ आर से आर तो कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है। और इनके बीच में आवेश क्या है भाई, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वही इलेक्ट्रॉन पे होता है, अंतर बस इतना है कि प्रोटॉन पे प्लस का होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। तो आवेश उतना ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दोनों का जो द्रव्यमान है वो कितना है हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31, चलो 9.1 को 9 लिख दे रहे हैं, इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 को 9 लिख दो, टेंशन ना ले, उससे कोई फ़र्क नहीं है। और आर की वैल्यू हमने आर मान ली है, ठीक है। अब फिर से इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला विद्युत बल देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितने गुना ज़्यादा है। तो फिर से Fe/Fg करते हैं, तो देखें बड़े ध्यान से, यहाँ पे मैंने किया Fe/Fg, फॉर्मूला यही है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यहाँ पे Fg के लिए कैपिटल G m1 m2/r²। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी वायु में है, माध्यम लिखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रहे, ठीक। हमें पता है चाहे विद्युत बल लगे चाहे गुरुत्वाकर्षण बल लगे, जो बीच की दूरी है वो उतनी ही है यार दोनों ही सिचुएशन में, तो r² से r² सिंपली कैंसिल कर दी है। अब इस 1/4πε0 जो है इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं 9 × 10⁻9। आवेश इतना रख दो और दोनों बार मल्टीप्लाई Q1 × Q2, यानी Q1 भी वही Q2 भी वही जो कि Q है, तो सीधे स्क्वायर कर देंगे फिर से। तो 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, ठीक है बॉस, अपॉन, अब क्या करें, अब कैपिटल G की वैल्यू रख दो 6.6 × 10⁻11 और मास रख दो अब दोनों का द्रव्यमान, तो 9 × 10⁻31 का होल स्क्वायर, क्योंकि m1 भी वही है इलेक्ट्रॉन और m2 भी वही है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का द्रव्यमान समान है, तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर कर दिया। अब देखें क्या होगा, कैलकुलेशन है सिंपली और कुछ भी नहीं है। देखो 9, अच्छा देखो यहाँ 9 का स्क्वायर है, यहाँ एक 9 है, तो एक 9 से एक 9 कैंसिल हो जाएगी, एक 9 अपॉन में बचेगी। और यहाँ 1.6 का स्क्वायर है, जल्दी समझ में नहीं आया तो लो आराम से कर लो, 9 लिख लो शांति से, है ना, और 1.6 का स्क्वायर कर लो शांति से। 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर है ना, तो पूरे में क्या कर दें 1.6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो 1.6 का स्क्वायर कर दिया इंटू 10⁻, आराम से कर लो, टेंशन मत लो। ये 10⁻9 है और ये 10⁻−19 पे वर्ग है, यार घात पे घात होती है तो गुणा होता है, तो ये 10⁻9 लिख लो और 19 दूनी 38 माइनस की, तो ये माइनस की 38 भी यहीं 9 - 38 कर देना सीधे, क्योंकि आधार दोनों में समान है, सिंपल कैलकुलेट हो जाएंगी दोनों, ठीक है। अपॉन 6.6 लिख लो भैया, लिख लिया, इंटू 9 × 9 यानी 9 का स्क्वायर, ठीक है बॉस, लिख दिया, मतलब 9 × 9 लो, दो बार लिख दे रहा हूँ आराम से, 9 का स्क्वायर यानी 9 × 9। और ये 31 का एक वर्ग जो होगा 31 दूनी 32 62 भाई 62 हो गया, और 62 में 10 के बाद -11 और गुणा कर लो, तो 10 के बाद -11 और फिर माइनस का 31 दूनी 62। चलो साहब इतना हमने कर लिया। हमें पता है यार एक 9 से एक 9 कैंसिल हो रही है, इसको ये कैंसिल कर दो। अब 1.6 का होल स्क्वायर कर लो, तो भैया 2.56 होता है 1.6 का वर्ग, और 10 की घात बाद में लिख लेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 × 6.6 कर लो, तो या बाद में कर लेंगे, 6.6 × 9 बाद में कर ले रहे हैं, पहले 10⁻ सेट कर लें। तो 10⁻, 38 में से 9 घटा दो, तो 38 में से 9 गए माइनस के, 38 में से 9 गए कितने बचे, 18 में से 9 गए 9, और यहाँ 2 बचेंगे, माइनस के 29 बचेंगे, ठीक है। और अपॉन में ये है, अपॉन में है 10⁻, -62 और 11 दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के, तो 62 और 10 72 और 1 73, ठीक है। और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻73 प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2.56 अपॉन 9 का मल्टीप्लाई और कर ले रहे हैं, 9 × 54, हाँ से लगा 5, 9 × 54 और 5 59 पॉइंट यहाँ लग गया, इंटू 10⁻, 73 ऊपर जाएगा, 73 प्लस का हो जाएगा, और 73 में से 29 घट जाएगा, तो 13 में से 9 गए 4,
और यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 गए 4, 10 की घात 44। ठीक है, अब 59.4 में 2.56 59.4 से 2.56 में डिवाइड करेंगे तो हमें पता है यार एक बार में तो जा ही नहीं रहा, प्रैक्टिकली सोचो ना यार, ये 59 पॉइंट कुछ है, वो 2 पॉइंट कुछ है, सीधा सीधा तो जाएगा नहीं। तो यहाँ 2.46 डिवाइडेड बाई 59.4 किया है तो 0.043 आ रहा है और इंटू 10 टू द पावर 44। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, यानी कि पॉइंट को थोड़ा इधर खिसका लें सीधी तरफ, तो 0.43 इंटू 10 टू द पावर, हमने नंबर बढ़ा दिया है 0.043 से 0.43 कर दिया है, तो नंबर बढ़ गया तो एक पावर कम हो जाएगी तो 10 टू द पावर 43, यानी लगभग 10 टू द पावर 43 आ रहा है। तो कहने का मतलब है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 43 गुना ज़्यादा है लगभग। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। मैंने 2-3 समानताएं बताई हैं और 2-3 असमानताएं बताई हैं। तो यहाँ जाके क्लियर कॉन्सेप्ट हमने फाइनल करा कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जो लास्ट वाला पॉइंट था वो यहाँ क्लियर किया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।